प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार समास प्रकरण से 30 ऐसे महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन 30 प्रश्न को हल करते हैं और साथ ही में इसकी व्याख्या भी करते रहेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास किसका भेद है? विकल्प ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो भट्टो जी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास को माना है। कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास को कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो कर्मधारय समास किसका भेद होता है? बी, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास का। और भट्टो जी दीक्षित ने इस प्रकार से कुल समास के 4 भेद माने हैं। यह इन्होंने 6 भेद नहीं माने हैं। यह जानकारी के लिए रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में यह पूछ दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। नीचे लिखे विकल्पों में कौन विकल्प गलत है? तो हम लोग सभी विकल्पों को एक एक करके एक बार देख लेते हैं। विकल्प क, समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो सत्य बात है मित्रों, 2 या 2 से अधिक जितने भी पद रहते हैं उन सभियों का समास जब होता है तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यह सही ऑप्शन है। ख को देखते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। सत्य बात है, सही है, बिल्कुल अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ग जो है, तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह गलत है क्योंकि तत्पुरुष समास में नहीं अपितु द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। घ को देखते हैं। बहुव्रीहि समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यह भी गलत है क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें 2 गलत विकल्प मिलते हैं, ग और घ। और कौन विकल्प गलत है यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पर उत्तर देखेंगे। ए, क और ग गलत है तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों सही है। केवल घ गलत है, बी भी नहीं होगा। सी देखिए, ग और घ गलत है तो यही राइट आंसर होगा विकल्प, और उपर्युक्त सभी गलत हैं, यह भी गलत होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। समास कहते हैं, समास किसको कहते हैं? आइए देखते हैं। ए, 2 पदों को अलग करने को। तो यह बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2 पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। बी ऑप्शन, अनेक पदों के अलग करने को। चाहे 2 पदों को अलग करें चाहे अनेक पदों को, समास जब अनेक पदों में हुआ रहेगा तो अनेक पदों को अलग करेंगे तो वह भी समास का विग्रह ही कहा जाएगा, समास नहीं कहा जाएगा। सी, संक्षेपीकरण को अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और डी तो विस्तृत करने को, यह तो ऐसे ही गलत है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। लोकातीतः में कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष, बी, बहुव्रीहि, सी, अव्ययी भाव, डी, द्विगु। अब आप लोग समझ गए होंगे जो द्वितीया श्रित पतित है ना, उस सूत्र से लोकातीतः में कौन सा समास होगा? ए, विकल्प ए, तत्पुरुष समास होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। राजपुरुषः रहेगा, वहाँ पर विसर्ग रहेगा, राजपुरुषः का समास विग्रह होगा। विकल्प ए, राज्ञपुरुषः, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राज्ञपुरुष। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है मित्रों, और इसमें दोनों में विसर्ग लगा होता है। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि जब षष्ठी तत्पुरुष समास होता है तो इतना हम लोग याद रखेंगे, इसमें विसर्ग लगा है। किसी में या तो जैसे हिमस्य, राष्ट्रस्य इस प्रकार का रहेगा, और या तो राज्ञः रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्ञः पुरुषः। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। पाणिपादम में कौन समास है?
पाणिपादम में कौन समास है? देखिए, पाड़ी और हाथ और पैर, पाड़ी का अर्थ हुआ हाथ, पाद का अर्थ हुआ पैर। तो हाथ पैर जब भी बात आ जाती है तो बहुव्रीहि तो बिल्कुल नहीं होगा, द्वंद्व 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 तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प ए में एक शेष द्वंद्व, सी में इतरेतर द्वंद्व, डी में समाहार द्वंद्व दिया है। तो मित्रों, एक शेष द्वंद्व कब होता है? जब दोनों में से एक शेष बच जाए, जैसे माता च पिता च में से पितरव बचता है तो इसमें एक शेष द्वंद्व हो जाता है। इतरेतर द्वंद्व में दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे सांप और नेवला वाली बात। अब उसके बाद डी बचता है समाहार। ये समूह में जो समास होते हैं उनको समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो पाणिपादम का अर्थ होता है हाथ और पैरों का समूह। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, समाहार द्वंद्व। अब आगे बढ़ते हैं 7वें में, पीताम्बरः का समास विग्रह होगा। तो पीताम्बरः का समास विग्रह, पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यः सः, पीतम अंबरम यस्मात् सः, पीतम अंबरम यस्यै सः। इसमें देखिए चतुर्थी है, इसमें यस्मात्, यस्मात् को पकड़ा जाता है ना। यस्मात् में देखिए पंचमी, चतुर्थी, यह ये प्रथमा। तो यह नहीं होगा क्योंकि पीताम्बर पीला अंबर है जिसका, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, इतना याद रखिएगा, है ना। अभी देखिए नीचे प्रश्न संख्या 8 में आप लोगों को पीताम्बरम भी दिखाई देगा। तो यहीं पर हम आप लोगों को याद रखेंगे, जहाँ पर ये विसर्ग वाला दिखाई दे पीताम्बरः, तो समझिए कि बहुव्रीहि समास है। अब यहीं पर हम आप लोगों का अंतर स्पष्ट हम कर देते हैं। अगर आपको पीताम्बरम दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए कर्मधारय समास है। अगर यह म दिखाई पड़े तो कर्मधारय, और अगर विसर्ग दिखाई पड़े अह तो समझिए बहुव्रीहि ही, है ना, यह समास होगा। तो इसमें जो है कि ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा, है ना, पीतम अंबरम यस्य सः। अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। पीताम्बरम में कौन समास है? जैसा कि हमने भी बताया, आप लोग इसे बहुव्रीहि मत समझ लीजिएगा, विसर्ग और म का अंतर है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। बाकी सब तो होगा नहीं। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। उपगंगम में किस अर्थ में समास हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। समीप अर्थ में, बी विभक्ति अर्थ में, सी अत्यय, या डी योग्यता नाश। तो अत्यय का मतलब होता है नाश। विभक्ति में जैसे अधिहरि जो बनता है वह भी नहीं है ना। और योग्यता में जैसे कि आपको योग्यता के अर्थ में कुछ समास बनते हैं वह भी नहीं है, जैसे कि अनुरूपम इत्यादि बनता है। और तो समीप यानी उपगंगम, यह समीप अर्थ में बना है आपका। तो जैसे कि गंगायाः समीपम, इसका विग्रह होता है गंगायाः समीपम, तो समीप अर्थ में हुआ है, इसलिए आपका इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। उपगंगम में समीप अर्थ में समास हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, कृष्ण सखः में कौन सा समास है? अब आप लोग देख सकते हैं, विकल्प दिया है द्वितीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इतना तो क्लियर है कि इसमें कृष्ण सखः में तत्पुरुष है। तो हम ऐसे ही याद रख लें आप लोग, कृष्ण सखः अर्थात कृष्ण का सखा। कृष्ण का सखा तो संबंध बताया जा रहा है ना, संबंध बताया जा रहा है, और संबंध किस में होता है? षष्ठी में होता है। इससे हम पकड़ लेंगे। अतः विकल्प सी बी सही हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा कृष्ण सखः में। अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें होते हैं दोनों पद प्रधान? विकल्प देखिए, अव्ययी भाव समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में, बहुव्रीहि समास में। तो जैसा कि भी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे, दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? द्वंद्व समास में। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ठीक। अधोलिखित का सही मिलान करें, तो मिलान कर लेते हैं। अधिहरि, अधिहरि किस में, अधिहरि में कौन सा समास है यह देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, दूसरा बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। कौन होगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह किस अर्थ में होता है? विभक्ति अर्थ में। अब हिमालय, हिमालय में कौन सा समास है?
तो हिम का आलय यानी कि संबंध बताया जा रहा है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास। कृष्ण सर्पः, काला सर्प विशेष से विशेषण संबंध है, अतः कर्मधारय समास। अब हम विकल्प देखें तो इसका विकल्प कौन सही होगा। यहाँ पर देखिए अधिहरि क का चौथा, यानी कि क का चौथा, इसमें हम पहले ही ऑप्शन से देख लेते हैं, हमारा बी प्राप्त हो जाता है। ख का पहला यह मिला, ग का दूसरा, घ का तीसरा, तो हम देखते हैं कि हमारा विकल्प भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। नीलकंठ में कौन समास है। नीलकंठ में कौन समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव तत्पुरुष। नीला कंठ है जिसका, अन्य पद प्रधान है, अन्य पद जब भी प्रधान होता है तो ये तीनों नहीं होंगे, बहुव्रीहि समास होता है। विकल्प बी ए सही है, बहुव्रीहि। अब आगे बढ़ते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण किस समास के भेद हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, परीक्षा में पूछ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। यह अव्ययी भाव के हो नहीं सकते, द्विगु के हैं नहीं, द्वंद्व के हैं नहीं, यह किसके हैं, तत्पुरुष समास के भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। सुमद्रम में कौन समास है। सुमद्रम है ना, सुमद्रम में देखिए समृद्धि अर्थ में हुआ है समास, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम में, तो कौन समृद्धि अर्थ में, तो इसमें उपपद ऑप्शन दिया है, बहुव्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे इसका राइट आंसर क्या है, अव्ययी भाव समास। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। बहुव्रीहि में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत ही सरल है, इसमें आप लोग पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद, यहाँ पर उभय रहेगा, अभय नहीं रहेगा, उभय पद या फिर अन्य पद, तो आप लोग इतने देर में तो समझ ही चुके होंगे कि बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, अतः विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। पहला समास, संधि, अव्यय, प्रत्यय। प्रत्यय कहते नहीं, अव्यय कहते नहीं, संधि कहते नहीं, क्या होता होगा इसका राइट आंसर, समास। क्योंकि जब जो नए सार्थक पद बनते हैं, शब्द बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, उन्हें हम समास कहते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। पंचगंगम में कौन सा समास है। पंचगंगम में आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि यह पंच यानी कि संख्यावाची शब्द है, तो तुरंत इसको हम द्विगु समास मार दें, क्योंकि द्विगु समास में ही पूर्वपद संख्यावाची होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। जब भी अगर कोई नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगम है, यमुना है ना, जब भी नदी का नाम आ जाए तो उस नदी से पूर्व में यदि संख्यावाची शब्द यदि होता है तो वह द्विगु समास तब नहीं होता है। एक नदी भीष्म सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 19 पर। समास होता है, समास किस में होता है, पदों में, वर्णों में, अव्यय में या फिर वाक्य में। तो यहाँ पर याद रखिएगा मित्रों कि वर्णों में है ना संधियाँ होती हैं, ठीक है, पदों में ही समास होता है, अव्यय में होता नहीं, वाक्य में होता नहीं, ठीक है। हम समास यहाँ पर हम पदों में होता है, यह राइट आंसर हम मानेंगे, तो अब विकल्प ये सही हो जाएगा। अब लेंगे प्रश्न संख्या 20। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, क्या होगा, यथाशक्ति विकल्प ए, बी शक्तिम अनतिक्रम्य, सी यथाशक्तिम, डी शक्ति यथा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, विकल्प बी सही होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है,
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो बातें आई। उत्तर पद प्रधान किस में होता है, आप लोग जानते होंगे तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष और विशेषण का संबंध भी होता है तो कर्मधारय समास में होता है। तो अब यहाँ पर तत्पुरुष नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी सही, कर्मधारय समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो महाराजः, घनश्यामः, ससखी, पितरौ। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। महाराजः में कौन सा समास है, घनश्यामः में कर्मधारय समास है, पितरौ में एक शेष द्वंद्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, ससखी, अव्ययी भाव समास है, ससखी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी, जिसके पाणी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात वह कौन होता है, किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु। तो इसमें तत्पुरुष हो नहीं सकता क्योंकि अन्य पद प्रधान जा रहा है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, द्वंद्व भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, विशेष विशेषण है नहीं। यहाँ पर बहुब्रीहि समास सही होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो रहा है, अन्य पद, अरे उत्तर पद नहीं, अन्य पद प्रधान हो रहा है, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, पितरौ में कौन समास है। तो पितरौ में ऑप्शन देखिए, बहुब्रीहि, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अब जैसा कि चर्चा पहले हो चुकी, बहुब्रीहि तो है नहीं, माता च पिता च, समाहार द्वंद्व है नहीं, माता पिता का समूह इस तरीके से बनता नहीं है, इतरेतर अलग अलग है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, अब विकल्प डी सही हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व। क्योंकि इसमें से आपका माता गायब हो गया है, पिता बचा है, सिर्फ एक ही शेष बचे हैं, तो एक शेष द्वंद्व होगा। प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में अब यहाँ पर तो द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। पहला आपको संख्यावाची दिख रहा है, तो निसंकोच तीनों को हटाइए और फिर द्विगु समास को मारिए, आपको कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है। अब देखिए इसमें आपको बहुब्रीहि समास किस में नहीं है यह ढूंढना है। तो यशोधनः, यह सही है, धन जिसका, तो इसमें तो बहुब्रीहि समास सही है, तो यह विकल्प नहीं होगा। पंचाननः, दिगंबरः, देवासुरः, ठीक है ना। तो पंचाननः, पांच है, आनन जिसके, अर्थात शिव, पंचाननः अर्थात शिव, दिगंबरः, दिगम अंबरम यस्य सः, अर्थात शिव, है ना। यह भी दिगंबर भी शिव को ही कहते हैं, पंचानन भी शिव को कहते हैं। यशोधना, यह सही है, धन जिसका, अर्थात राजा, है ना। तो यह तीनों विकल्प नहीं होंगे। देवा और असुर, देव और देवता और असुर, इसमें कौन सा समास हो रहा है हम लोगों का, द्वंद्व समास, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, देवासुर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, अनस्वः में कौन समास है। विकल्प देखिए, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। अनस्वः, नए जिस जो घोड़ा ना हो, है ना। अनस्वः, अश्वः अर्थात घोड़ा, अनस्वः अर्थात जो घोड़ा ना हो, तो इसमें प्रादि होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, अव्ययी भाव है नहीं, कौन सा समास होगा, ए, नए तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिरः में कौन समास है, आप लोग थोड़े देर में विचार कर लीजिए। उपपद तत्पुरुष, विकल्प ए है, अलुक तत्पुरुष, फिर है द्वंद्व, फिर है द्विगु। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें अलुक तत्पुरुष से, लुक मतलब लोप नहीं होता है ना, इसको हम अलुक तत्पुरुष कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही होगा। आप लोग इधर उधर भटकिएगा मत, यह पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में, इसे याद रखिएगा। प्रश्न 29, कुंभकारः में कौन समास है। अब देखते हैं।
तो कुंभकारः में अव्ययी भाव, पंचमी तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो याद रखिएगा मित्रों, यह अभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। यह भी हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ दे, इसलिए याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं। प्रत्येकम में किस अर्थ में समास हुआ है? तो प्रत्येकम, यहाँ पर आप लोग थोड़ी देर समझ लीजिए। एकम एकम प्रति है ना, अर्थात इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है विवक्षा अर्थ में या सादृश्य अर्थ में या यथा या योग्यता। तो समझ सकते हैं विवक्षा का अर्थ होता है द्विरुक्ति, यानी एक ही चीज को दो बार कहना, उसको कहते हैं विवक्षा, है ना, दो बार कहने को। तो यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करते हैं तो प्रतिम एकम एकम प्रति होता है ना। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो एकम एकम प्रति, ठीक। तो इस प्रकार से इसका बनता है। तो एक एक को दो बार कहा गया, इसलिए यह विवक्षा अर्थ में समास होता है। इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा, आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अगला इसी तरह से प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नमः।